दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है ग्वालियर, और इसी ग्वालियर का एक इलाका है अशोकनगर, और यहीं का रहने वाला सौरभ है। सौरभ जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास, जो सेल्समैन की नौकरी करता है। सौरभ की पत्नी का नाम है रचना। रचना जिसकी उम्र है 27 के आसपास। सौरभ का 8 साल का एक लड़का भी है। सौरभ अपनी माँ और छोटे भाई विनीत के साथ बड़े खुशहाल तरीके से अपनी जीवन यात्रा कर रहा था। सौरभ और रचना की शादी लगभग 8 साल पहले हुई थी। रचना भी अपने शादीशुदा ज़िंदगी से काफ़ी खुश थी, पर जैसे ही शादी के 9 साल का समय गुजरता है, साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान रचना की फेसबुक के जरिए एक लड़के से दोस्ती होती है, जिसका नाम था रूपेश। रूपेश जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास, जो फटौली का रहने वाला है। रूपेश और रचना के बीच में जब दोस्ती होती है, उसके बाद में फेसबुक के जरिए एक दूसरे से चैटिंग जारी करते हैं। पर जैसे ही कुछ दिन बीतता है, आखिरकार दोनों एक दूसरे से मिलने का फैसला भी करते हैं। रचना और रूपेश की जब पहली बार मुलाकात होती है, रूपेश अपने बारे में रचना से सब कुछ झूठ बोलता है। दरअसल रूपेश रचना से कहता है कि मेरे पिता का विदिशा में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है। रूपेश अपने आप को काफ़ी पैसे वाला कहता है। लेकिन रूपेश और रचना की जब पहली मुलाकात होती है, पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उसके बाद से रचना और रूपेश के बीच फ़ोन से बात होने लगता है। जब कुछ दिन बीतता है, आखिरकार रचना और रूपेश के बीच प्रेम प्रसंग इस तरह से सवार हो जाता है कि वह थमने का नाम ही नहीं लेता। अब इस बात की जानकारी रचना के घर परिवार वालों को पता नहीं था। उसके बाद से रूपेश अब रचना से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे जाना सही समझता है। लेकिन रूपेश जब रचना के घर पे जाता है, तो रचना भी रूपेश के बारे में अपने परिवार वालों से झूठ बोलती है। दरअसल रचना अपने परिवार वालों से कहती है कि रूपेश मेरा मुँह बोला भाई है। रचना का 8 साल का बेटा भी रूपेश को मामा कह के बुलाता था। इसलिए रूपेश जब भी रचना के घर पे जाता है, रचना के सास और उसके पति देवर रूपेश का काफ़ी बेहतर तरीके से सम्मान करते हैं। सौरभ तो अपनी पत्नी का भरोसा कर लेता है, लेकिन रचना अपने घर में अपने पति को धोखा देना शुरू करती है। जब उसका पति काम पे चला जाता है, 8 साल का बेटा भी जब स्कूल चला जाता है, तो उसके बाद से रचना रूपेश के साथ अपने घर में ही मुलाकात करती है, और आखिरकार उसके घर के अंदर ही दोनों के बीच में वो सिलसिला जारी रहता है। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। एक दिन सौरभ इसी दौरान अपने घर में अचानक आता है। जैसे ये नज़ारा पूरा देखता है अंदर, तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। अब कोई भी रहेगा, अपने पत्नी को इस तरह से देखेगा, तो फिर सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। लेकिन सौरभ जैसे इस तरह का नज़ारा देखता है, वह अपने पत्नी को बहुत भला बुरा बोलता है। वह लड़का तो भाग जाता है, लेकिन वह औरत फिर से बोलती है कि आज से दोबारा मेरी ऐसी गलती देखना तो जो मन करे वो कर देना। सौरभ भी अपनी पत्नी की गलतियों को माफ़ कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी रचना रूपेश से बातचीत करना बंद नहीं करती है। जैसे कुछ दिन बीतता है, रूपेश और रचना के जब प्यार का बुखार चढ़ता है, तो दोनों एक साथ रहने का फैसला भी ले लेते हैं। और आखिरकार 31 मार्च 2022 को रचना अपने 8 साल का बेटा लेकर घर छोड़ के फरार हो जाती है, और फिर रूपेश के साथ में रहने लगती है। जब 1 महीने का समय गुजरता है, रचना और रूपेश को अब ये डर सताने लगता है कि सौरभ उन्हें सुकून से नहीं रहने देगा। इसलिए रचना और रूपेश सौरभ को इस दुनिया से हमेशा के लिए हटाने का सोचते हैं। अब एक षड्यंत्र बनाते हैं, और ठीक 2 महीने बाद अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है और रोते हुए कहती है कि मुझे रूपेश के बारे में सारी सच्चाई मालूम चल गई है। दरअसल रूपेश अच्छा इंसान नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ वापस दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहती हूँ। जब इस तरह की बातें कहती है, सौरभ भी अपनी पत्नी की सारी गलतियों को माफ़ करते हुए कहता है
कि ठीक है, और फिर अपने पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से रहने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है, रचना फिर से अपने पति के साथ में आए दिन हर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े शुरू करती है। उसके बाद से सौरभ जब अपनी माँ और भाई से थोड़ी नफरत करता है तो रचना अपने पति को लेकर एक अलग किराए के कमरे में रहने लगती है। अब इसी पल का इंतजार वो कब से कर रही थी कि मैं घर से कहीं दूर पे रहूं और फिर वहां से अपने प्यार का जो इजहार है वो जारी रखूं। उसके बाद से सौरभ और जब अपनी माँ और भाई से थोड़ी नफरत कर लेता है, रचना अपने पति को लेकर एक अलग किराए के कमरे में रहने लगती है। जैसे ही सौरभ अपने माँ और भाई से अलग हो जाता है, उसके ठीक कुछ दिन के बाद ही सौरभ अपना 5 बीघा ज़मीन बेच देता है। अब वो पैसा रचना अपने नाम पे जमा करवा लेती है, पर जैसे ही कुछ समय बीतता है, सौरभ का एक हाथ भी टूट जाता है। सौरभ का जैसे ही हाथ टूटता है, रचना को भी एक मौका मिल जाता है। रचना अपने पति से कहती है कि चलो मैं भोपाल में चलकर तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा देती हूँ। सौरभ भी अपने पत्नी की बातों पे भरोसा कर लेता है। रचना 21 फरवरी 2023 को अपने पति को लेकर भोपाल के लिए रवाना होती है। लेकिन जब अपने पति के साथ रवाना होती है, रास्ते में रुपेश के नंबर पे फ़ोन करती है और उसे विदिशा के शमशाबाद में बुलाती है। अपने पति के साथ जब शमशाबाद पहुंचती है तो वहीं पे गाड़ी से उतरती है। तब तक वहां पे रुपेश भी पहुंचता है। उसके बाद से रुपेश और रचना सौरभ को इसी शमशाबाद के कोल्हुआ गांव के एक जंगल में ले जाते हैं और एक पत्थर से सौरभ के सर को बुरी तरीके से चोट पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से सौरभ की उसके बाद से दोनों उसके शरीर को वहीं पे छोड़ देते हैं और फिर उज्जैन में ही तीनों एक साथ रहने लगते हैं। लगभग जब 5 महीने का समय गुजरता है, रचना और रुपेश को जब मालूम चल जाता है कि अब हमें कोई परेशानी नहीं है, रचना अपने बेटे का एक स्कूल में दाखिला कराने के लिए 5 महीने बाद 10 जुलाई 2023 को वापस फिर से अशोकनगर में आती है, जहाँ पे उसका बेटा स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। उस स्कूल में अपने बेटे का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाती है। स्कूल में जब पहुँचती है, स्कूल के टीचर से जब अपने बेटे का सर्टिफिकेट मांगती है तो स्कूल का टीचर रचना के पति के बारे में पूछना शुरू करता है। रचना कहती है कि दरअसल मेरे पति का 5 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। जब ये बात कहती है तो टीचर कहता है कि ठीक है, कल आना, लेकिन जब कल आना तो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेके आना, तब तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। रचना तो वहाँ से चली आती है, लेकिन स्कूल के टीचर से जो बातचीत करती है, दरअसल वो टीचर सौरभ के पड़ोस की ही रहने वाली है, जो सौरभ को बेहतर तरीके से जानती है। वो टीचर जब अपने घर पे जाती है तो सीधे सौरभ के घर पे पहुंचती है और जा करके उसके माँ और छोटे भाई विनीत से कहती है कि दरअसल रचना स्कूल में आई थी और अपने बेटे का सर्टिफिकेट मांगने। जब मैंने उसे तुम्हारे बेटे के बारे में पूछताछ किया तो बता रही थी कि सौरभ का 5 महीना पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गया था। टीचर जब ये बात बताती है तो यह सुन करके विनीत और उसकी माँ भी परेशान हो जाते हैं। इधर अगले दिन रचना जब अपने पति का प्रमाण पत्र बनवा के लेके पहुंचती है तो विनीत अपने माँ और कुछ जानने वाले लोगों को लेकर के स्कूल में पहुंचता है और फिर विनीत अपने भाभी से अपने भाई सौरभ के बारे में पूछना शुरू करता है। रचना इस बार भी विनीत को वही जवाब देती है कि दरअसल 5 महीने पहले सौरभ की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन विनीत अपनी भाभी की बातों पे यकीन नहीं करता है, बल्कि सीधी नज़दीकी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे भाई का पिछले 5 महीनों से कुछ पता नहीं चल रहा है। जब मैंने अपने भाभी से पूछा तो वो कह रही है कि 5 महीने पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हुई थी, लेकिन मुझे शक है बल्कि मेरी भाभी और उसके प्रेमी ने मिलकर कुछ न कुछ षड्यंत्र बनाए हैं। विनीत जब इस तरह की बातें कहता है तो पुलिस विनीत के तहरीर पे मुकदमा ही दर्ज नहीं करती है, बल्कि विनीत के ही तहरीर पे रचना और उसके प्रेमी रुपेश को अपने कस्टडी में लेकर थाने में जाती है और फिर इन दोनों से रुपेश के बारे में पूछना शुरू करती है। रचना पुलिस वालों को वही जवाब देती है। बार बार पूछने के बाद में ये लोग जब बता नहीं रहे थे तो इस बार पुलिस पूरी शक्ति के साथ पेश आती है। पुलिस जब दोनों से
शक्ति के साथ पेश आती है, आखिरकार रचना और रूपेश अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। और जब ये दोनों अपने जुर्म की पूरी कहानी बताते हैं तो पुलिस वाले भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। पुलिस वाले तुरंत इन दोनों को अपने कस्टडी में लेके जेल भेज देते हैं। तो सोचो, एक प्यार की वजह से दो लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों को ऐसी घटना कभी भी देखने को ना मिले। तो वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल को वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।